हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं द नॉलेज हब पर बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ थर्ड। टेस्ट सीरीज़ में ये तीसरा टेस्ट है। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 मेरे चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ जाकर आप उसको भी देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो टेस्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज देयर इन बंगाल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में किस प्रकार की भू राजस्व प्रणाली थी? रायतवारी, महलवारी, जमींदारी, मनसबदारी। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, जमींदारी। देखिए हुआ क्या था कि बंगाल वाला जो प्रोविंस था उसमें छोटे छोटे किसान बहुत थे, तो ऐसे में बहुत बड़े ज़मींदार की ज़रूरत थी सो दैट कि छोटे छोटे किसानों से उनको टैक्स या रेवेन्यू वसूल करके दे। तो ऐसे में एक अस्थाई बंदोबस्त किया गया, अस्थाई निपटान किया गया। इस अस्थाई निपटान करने वाला या बंदोबस्त करने वाले गवर्नर जनरल का नाम है कॉर्नवालिस। 1793 में बंगाल वाले क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त के तहत ये तय हुआ, परमानेंट सेटलमेंट के तहत ये तय हुआ कि 89% ऑफ टोटल कलेक्शन ये ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाएगा और 11% जो है वो ज़मींदार खुद के पास रख सकते हैं, और ऐसा वो हमेशा के लिए कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा भी कलेक्ट करते हैं ज़मींदार तो वो खुद के पास रख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश राजस्व का एक परमानेंट इनकम हो गया। ठीक है, तो इस परमानेंट इनकम को ही परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इसके बाद जो रायतवारी था, ये रायतवारी थॉमस मुनरो और अन्य लोगों के द्वारा मद्रास और बॉम्बे प्रांत में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो इसके तहत क्या होता था कि किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था और पीरियोडिकली इंक्रीज होता था, ये समय समय पर इसको रिवाइज किया जाता था। तो रैयतवारी हो गया बॉम्बे और मद्रास प्रांत में, करीब 31% हिस्से पर आपका ये रैयतवारी था और 19% हिस्से पर जमींदारी था, और बाकी जो शेष बचा हुआ करीब करीब 50% हिस्सा है उस पर महलवारी था। ये जनरली सेंट्रल प्रोविंस जो मध्य प्रदेश मध्य प्रांत है, छत्तीसगढ़ का इलाका है, अवध का प्रांत है, पंजाब का प्रांत है, राजस्थान के बहुत सारे हिस्से हैं, तो इस पर जो है महलवारी था। ठीक है, तो महलवारी में ये होता था कि गांव का पूरा गांव जिम्मेदार होता था कि गांव का अगर एक भी किसान नहीं दे पा रहा है तो पूरा गांव मिलकर उसके लिए जो है जिम्मेदारी लेगा। राइट, तो महलवारी सिस्टम इन क्षेत्रों में लागू किया गया था। मनसबदारी क्या होता था? तो मनसबदारी ये ब्रिटिश ज़माने का नहीं है, मनसबदारी जो है वो मुग़ल के ज़माने का है। ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की गई थी अकबर के ज़माने में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से दीजिए अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, ऋग्वेदा वॉज संग बाय विच प्रिस्ट। कौन से ऐसे पुजारी होते थे जो ऋग्वेद गाते थे? अध्वर्यु, ब्राह्मण, उद्गात्री, होत्री। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है होत्री। इसका सही आंसर है होत्री, डी। देखिए मैंने चारों का लिखा हुआ है, 4 वेद है। जो ओरिजिनल वेदा है वो ऋग्वेदा कहा जाता है, बाद में जो वेद हैं वो तीनों वेद बाद में ऐड किए गए हैं। तो ऐसे में अर्ली वैदिक पीरियड जो आरंभिक वैदिक काल है और उत्तर वैदिक पीरियड बाद का जो वैदिक काल है उसमें बांटा हुआ है। ऋग्वेद को होत्री पुजारी द्वारा गाया जाता था, यजुर्वेद ये अध्वर्यु द्वारा, सामवेद उद्गात्री द्वारा और अथर्ववेद ब्राह्मण के द्वारा। देखिए एक चीज़ और कि ऋग्वेद में जनरली अग्नि, इंद्र और वरुण इनके बारे में मंत्र दिए हुए हैं और करीब 10 मंडल में ऋग्वेद बटा हुआ है, जिसमें से 2 से लेकर 7 तक जो है उसको परिवार वेद कहा जाता है, ओरिजिनल वेदा कहा जाता है। कि ओरिजिनली अध्याय 2 से लेकर मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक था, बाद में 1, 8, 9 और 10 जोड़ा गया। इसमें तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र भी है। और यजुर्वेद जनरली जो है यजुर्वेद ये अध्वर्यु ऋषियों के द्वारा इसको पुजारियों के द्वारा गाया जाता था। 2 तरह का यजुर्वेद है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। तो 2 तरह के यजुर्वेद हैं। इसके बाद
जितने भी सैक्रिफिशियल मंत्राज होते थे, जो त्याग के मंत्र होते थे, वो यजुर्वेद में लिखे हुए हैं। सामवेद जो है, जो इंडियन क्लासिकल आप देखते हैं, जो हिंदुस्तानी और कार्नेटिक है, उसका ओरिजिन जो है वो सामवेद से माना जाता है। और अथर्ववेद जो है, इसमें तंत्र मंत्र की विद्या है, जो काला वेद, इसलिए इसको ब्लैक वेदा भी कहा जाता है, काला वेद कहा जाता है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट विच प्लेस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस? तृतीय बौद्ध परिषद किस स्थान पर हुई? पाटलिपुत्र, वैशाली, जम्मू कश्मीर, राजगीर। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए कि पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध परिषद। अब ये है क्या बुद्ध परिषद? तो देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद लोगों ने डिसाइड किया कि किस तरह से बौद्ध जो शिक्षा दीक्षा है वो किस तरह से आगे बढ़े। कुछ लोग धर्म के पक्ष में थे, कुछ लोग धर्म के पक्ष में नहीं भी थे, कुछ लोग बुद्ध को भगवान मानते थे। इस तरह से बौद्ध अलग अलग शाखाओं में बटा है। तो जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई है उस साल पहला बौद्ध परिषद हुआ है 483 बीसी में। और इस समय जो राजा थे वो हर्यंक वंश के राजा हैं, जिनका नाम है अजातशत्रु। और हर्यंक वंश चूंकि जिनकी राजधानी राजगीर थी, तो राजगीर में ही इसका हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। और महाकश्यप जो है इस समय इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद जो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो ऑप्शंस में थे आपके, वो वैशाली में हुआ है। इस समय के राजा थे कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के हैं, शिशुनाग के बेटे हैं कालाशोक। और वैशाली उनकी राजधानी थी, तो इसलिए वैशाली में हुआ है। और इस परिषद के अध्यक्ष थे सबाकामी। तो ये हो गई बात सेकंड काउंसिल की। थर्ड काउंसिल जिसका आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये अशोका के समय हुआ है। अशोक मौर्य वंश के राजा हैं, सम्राट हैं, भारत के पहले महान सम्राट इनको कहा जाता है, फर्स्ट ग्रेट किंग एम्पायर ऑफ इंडिया। तो ऐसे में इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है इसको पाटलिपुत्र में, क्योंकि उस समय मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी 250 बीसी में। हालांकि डेट के ऊपर विवाद आपको बहुत सारे जगह मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर सोर्सेस में जो हैं उसी को मैंने यहाँ लिया है। और इस समय जो अध्यक्ष हैं इसके, वो हैं मुगालिपुत्र तिशा, क्योंकि माना यह जाता है कि इन्हीं से मिलने के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण किया है। इसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कनिष्क के समय हुआ है 72 एडी में। और इसमें दो लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक वासुमित्र, जो ओरिजिनली जो है इसके अध्यक्ष थे, बाद में वो कुछ दिनों के बाद अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो अश्वघोष इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इनको पोस्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट का माना जाता है इनका। तो एक चीज़ और है कि यही वो अश्वघोष हैं जिन्होंने बुद्ध चरित लिखा है। यही वो अश्वघोष हैं जिन्होंने बुद्ध चरित लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त प्रथम थे। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। एक तो रियल फाउंडर हमें पता लग गया, दूसरा कि उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। और गुप्त काल को शुरू करने वाले ही कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने 320-321 एडी के आसपास शुरू किया है गुप्ता काल, गुप्ता युग, गुप्ता एरा। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया है और उन्हीं से इनका बेटा हुआ है समुद्रगुप्त, जिनको लिच्छवी दुहित्र कहा जाता है। दुहित्र का मतलब होता है बेटा। तो लिच्छवी दुहित्र किस राजा को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त भी ऑप्शन में था आपके। तो समुद्रगुप्त जो है वो, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्राचीन भारत में ये पहले राजा हैं जो पूरे भारत पर राज करते हैं, इसीलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनको इनके कॉइन्स पर, सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ऐसा ये कहा जाता था कि इनको गाने का, वादन का काफ़ी शौक था, तो इनको कविराज भी कहा गया है। इसके बाद श्रीगुप्त जो हैं वो गुप्त वंश के संस्थापक हैं। जब गुप्त वंश शुरू हुआ है तो वो श्रीगुप्त ने किया है। उनके बेटे का नाम है घटोत्कच और घटोत्कच के बेटे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस तरह से
श्रीगुप्त वंश का गुप्त वंश के संस्थापक थे और उनके बेटे का नाम था घटोत्कच और उनके पोते हैं कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद चंद्रगुप्त टू भी ऑप्शन में था। आपको कुछ राजा ऐसे ध्यान रखना है जिनके दरबार में दरबारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चंद्रगुप्त दो भी उनमें से एक हैं। इनके दरबार में 9 रत्न होते थे जिनमें से एक कालिदास भी थे। और चंद्रगुप्त दो ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त दो ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और इनके दरबार में 9 रत्न थे। बाद में मध्यकाल में देखेंगे अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, या एक राजा थे जिनका नाम है कृष्णदेव राय, उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है किस राजा के दरबार में कैसा सिस्टम था। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एट विच प्लेस महावीर जैन गॉट एनलाइटनमेंट? महावीर जैन ने किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति की? कुंडग्राम, पावापुरी, जिम्भिक ग्राम, बोध गया। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जिम्भिक ग्राम। देखिए महावीर जैन, अब इनके बर्थ के ऊपर भी डिबेट होता रहता है। कहीं पर 599 BC लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर 540 भी मिलता है। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था वो क्लियर है, कुंडग्राम, वैशाली। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है 12 साल तक तपस्या इन्होंने किया है साल पेड़ के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, जिम्भिक ग्राम में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनको कहा गया जिना। जिना का मतलब होता है कॉन्क्वेरर ऑफ सेंसेस, जो कि सभी तरह के संवेदनाओं को अपने कंट्रोल में कर ले, राइट, जो इंद्रियों को जीत ले। तो जिना इनको की उपाधि इनको दी गई है। और इनको केवलीन भी कहा गया है। केवलीन का मतलब होता है द ओनली नॉलेजेबल पर्सन, जो एकमात्र ज्ञानी व्यक्ति है। तो ये दो चीज़ें इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया है। इसके बाद पावापुरी में 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, पावापुरी में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, हु कंस्ट्रक्टेड पुराना किला एट दिल्ली? शेरशाह सूरी, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। किसने बनाया है दिल्ली में पुराना किला? जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी हुमायूं को हराता है। बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्राम, ये 2 युद्ध लड़ा है। इन दोनों में वो हराता है किसको? चौसा, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, वो बिलग्राम में हुआ था। तो इस 2 युद्ध में हराकर हुमायूं को भारत से बाहर जाने पर मजबूर कर देता है। कौन? शेरशाह सूरी। और जब दिल्ली पर राज कर रहा होता है तो उसने बनवाया है पुराना किला। इस पुराना किला में एक शेर मंडल लाइब्रेरी भी बनवाया है, शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया है। ये वही शेर मंडल है जिसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह सूरी, पुराना किला और शेर मंडल, इसके साथ साथ अपना मकबरा भी खुद बनवा लिया था सासाराम, बिहार में। बिहार का ही सूबेदार था पहले, तो वहीं से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद जो है जीटी रोड इन्होंने ही बनवाया है। जो जीटी रोड NH1 और NH2 है, दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कोलकाता, इस पूरे को कम्युलेटिवली कहा जाता है जीटी रोड। तो ये जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया है, जो ऐसा माना जाता था कि ढाका से लेकर पेशावर तक जाता है। तो बहुत बड़ा रोड बनवाया था उन्होंने। नेक्स्ट, शाहजहां। देखिए शाहजहां के लिए 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 2 दिल्ली, 2 आगरा। एक लाल किला और जामा मस्जिद बनवाया उन्होंने दिल्ली में, और दूसरा की मोती मस्जिद और ताजमहल बनवाया आगरा में। अलाउद्दीन खिलजी के लिए मैंने आपको अपने पिछले टेस्ट वाले में बताया था कि उन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाया है कुतुब मीनार के पास। तो टेस्ट 2 में मैंने ये डिस्कस किया हुआ, आप देख सकते हैं उसको। मैं इस वीडियो के लास्ट में दे भी दूंगा उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक। इसके बाद सिरी फोर्ट जो है वो दिल्ली में ही, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया। इसके बाद अकबर ने जो आगरा में रेड फोर्ट है, दिल्ली वाला शाहजहां और आगरा वाला अकबर। तो आगरा का जो रेड फोर्ट है, जिसको आगरा फोर्ट भी कहते हैं, ये अकबर ने बनवाया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अष्टप्रधान वॉज इन द कोर्ट ऑफ शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल? आर्मी जनरल या सेनापति के पद का ऑफिशियल नेम क्या था? तो सुमंत, अमात्य, सरे नौबत, पंडित राव। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है सी, सरे नौबत, जिसको सेनापति या सरे नौबत कहते हैं। अष्टप्रधान
के दरबार में। अब देखिए कि अष्टप्रधान देख लेते हैं एक बार कौन पोस्ट किस नाम से जाना जाता था। तो जैसे पेशवा होते थे प्रधानमंत्री, बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा पेशवा का। अमात्य, इसको फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, वित्त मंत्री होते थे। वाकिया नवीस, इनको मंत्री भी जनरली कहा जाता था, क्योंकि वाकिया नवीस थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है। डेली अफेयर्स मिनिस्टर मतलब दैनिक मामलों के मंत्री हैं ये। इसके बाद सचिव, ये राजा का पूरा पर्सनल काम देखते थे कि राजा क्या काम करेंगे, उनका किस तरीके से, सेक्रेटरी आज के डेट में आप कह सकते हैं। इसके बाद सुमंत जो है वो फॉरेन अफेयर्स देखते थे, विदेश मंत्रालय देखते थे। सरे नौबत ये आर्मी चीफ होते थे। सुमंत को दबीर भी कहा जाता था। पंडित राव ये रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर हैं, धार्मिक मामलों के। और न्यायाधीश ये न्याय देने वाले, चीफ जस्टिस, आज के आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शंस? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अभी तक सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, अब पॉलिटिक। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। 35, 30, 25, 21। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, 21 ईयर्स। तो मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस लिए हैं जो कहीं ना कहीं कंटेस्ट के लिए इलेक्शन में यूज होता है। जैसे कि अगर आप म्युनिसिपैलिटी या पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तो 21 साल, अगर आप लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 25 साल आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 30 साल होना चाहिए। और अगर आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 35 साल होना चाहिए। इसलिए ये चारों ऑप्शंस मैंने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा है? बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, या सभी सत्र समान अवधि के हैं? ऑल सेशंस आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए। देखिए आर्टिकल 85 ये कहता है कि संसद का सत्र किस तरह से होगा। तो संसद के सत्र के बारे में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं और इस तरह से अरेंजमेंट होगा सत्रों के बीच कि किसी भी दो सत्र के बीच में 6 माह या उससे अधिक की अवधि ना हो, गैप ना हो। तो ऐसे में भारत में डिसाइड ये हुआ कि 3 सत्र होगा। कौन कौन सा? तो बजट सत्र, मॉनसून सत्र और विंटर सेशन। इसमें सबसे लंबा सेशन होता है बजट सेशन। ये साल का पहला सेशन भी होता है। जब बजट सेशन होता है तो राष्ट्रपति सामूहिक रूप से पूरे जो पहला कहा भी जाता है साल का जो पहला सेशन होगा उसका पहला डे जो होगा वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा, एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। तो ज्वाइंट सिटिंग को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति और तब सत्र की शुरुआत होती है। और ये बजट सत्र 2 भागों में होता है। पहले भाग में बजट के कुछ जैसे बजट पेश किया गया उस पर डिस्कशंस हुए। दूसरे भाग में फिर बीच में सारे बजट जो हैं वो डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास चली जाती हैं, उसका जो है वो एनालिसिस होता है, फिर उनके रिपोर्ट के आधार पर फिर सबको अप्रोप्रिएट किया जाता है और तब जाकर उसको पारित किया जाता है। तो 2 भागों में बजट सेशन होता है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि सत्र जो है, संसद का सत्र जो है वो कौन बुला सकता है? संसद का सत्र कौन बुला सकता है और कौन खत्म कर सकता है? तो देखिए चाहे संसद के सत्र को बुलाना हो, समन करना हो, या उसको प्रोरोग करना हो, खारिज करना हो, खत्म करना हो, तो ये दोनों काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये दोनों काम राष्ट्रपति। एक चीज़ और कि बजट सेशन जो है केवल एकमात्र ऐसा सेशन है जो 2 भागों में आयोजित होता है और सबसे छोटा सेशन जो है वो विंटर सेशन है, शीतकालीन सत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा सेक्रेटरी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा सचिव। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति को ओथ दिलवाएंगे और राष्ट्रपति का जो ओथ है वो आर्टिकल 59 में दिया गया है। और राष्ट्रपति के ओथ के लिए चीफ जस्टिस होंगे, या तो अगर वो नहीं है तो
सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या वो जिसको अपॉइंट करके जाएंगे वो राष्ट्रपति को एडमिनिस्टर करेगा ओथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संसद का संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? 108, 110, 112, 78। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए 108, मतलब ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक ये आर्टिकल 108 में है। इसके बाद एक चीज़ और, इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि जो ज्वाइंट सिटिंग होता है वो किसी भी साधारण विधेयक पर लाया जा सकता है। अगर दोनों सदनों के बीच में मतभेद है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर सकते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसके बाद यहां पर केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण विधेयक कहीं भी अगर लाया जाता है तो उसको साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है, और वही चीज ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक में भी फॉलो होता है। अब बाकी के आर्टिकल्स देखिए। आर्टिकल 110 था, तो आर्टिकल 110 है मनी बिल। मनी बिल का मतलब है धन विधेयक, और धन विधेयक कहां लाया जाएगा? तो लोकसभा में। आर्टिकल 112 है बजट, जिसको बजट नाम से तो कहीं नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 110 मनी बिल और आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल बिल स्टेटमेंट, जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट है। इसके बाद आर्टिकल 78 कहता है कि अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी निर्णय हुआ है तो राष्ट्रपति को उसके बारे में जानने का अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन है राष्ट्रपति को, और ये राइट टू इंफॉर्मेशन विल बी कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऐसा लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है वो उनको सारी सूचनाएं देगा, तो प्रधानमंत्री एंटाइटल्ड हो जाते हैं, प्रधानमंत्री को सारी जानकारी देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसजेंडर विल बी ओपनड एट विच प्लेस? ट्रांसजेंडर के लिए पहला विश्वविद्यालय किस स्थान पर खोला जाएगा? पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं। मथुरा, कुशीनगर, इम्फाल, भागलपुर। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुशीनगर। ये हाल ही में है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये आंसर है बी, आंसर है इसका बी। लेकिन मैंने बाकी के ऑप्शंस भी आपके कुछ काम के लिए हैं। जैसे मथुरा में क्या है कि पहला हॉस्पिटल खोला गया एलिफेंट का, जो पूरा एलिफेंट के लिए डेडिकेटेड है, वो मथुरा में। जो पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल विश्वविद्यालय खोला गया वो इम्फाल में खोला गया, मणिपुर में। जो पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है, टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वो भागलपुर बिहार में खोला गया। और कुशीनगर में पहला यूनिवर्सिटी ट्रांसजेंडर के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, नेपाल हैज रिसेंटली इंक्लूडेड फ्यू इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया इन इट्स मैप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन दिस लिस्ट? नेपाल ने हाल ही में भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को अपने मानचित्र में शामिल किया है। निम्न में से कौन सा इस सूची में नहीं है? लिपुलेख, माना, कालापानी, लिम्पियाधुरा। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है बी। बाकी के जो हैं उनको दिखाया है नेपाल ने। एक चीज यहां पर पहले कि लिपुलेख जो है वो प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? मानसरोवर यात्रा के लिए। भारत में दो ऐसे दर्रे हैं जो मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, एक लिपुलेख और एक नाथुला। नाथुला है सिक्किम में, लिपुलेख है उत्तराखंड में। अब ट्रीटी ऑफ सुगौली क्या कहता है? सुगौली की संधि ये कहता है 1816 में कि जो भी क्षेत्र जीता गया था नेपाल के राजा के द्वारा, उस क्षेत्र को राजा वापस कर देंगे, चाहे वो सिक्किम रियासत हो, चाहे गढ़वाल कुमायूं हो। और भारत, जो ब्रिटिश भारत था उस समय, ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में काला पानी क्षेत्र में जो महाकाली नदी है वो हो जाएगी सीमा। तो आजकल दोनों ही ये कह रहा है, भारत भी और नेपाल भी, ये जो तीन क्षेत्र हैं काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये हमारे देश में है। अब ट्रीटी ऑफ सुगौली इस चीज़ का पूरा ब्यौरा दे सकता है कि क्या एग्जैक्टली था और किस आधार पर होगा। देखिए ऐसा हो क्यों रहा है
कि भारत ने जब अपना नक्शा अक्टूबर में जारी किया तो उसमें भारत ने ये चीज़ें अपने मानचित्र में दिखाई, जो कि है भारत का हिस्सा। अब नेपाल ने इसको हाल ही में फिर से अपना मैप तैयार किया है, जिसमें नेपाल भी इन हिस्सों को दिखा दिया है। ठीक है, तो जनरली भारत और नेपाल के बीच में थोड़े रिलेशंस चाइना को लेकर खराब हो रहे हैं, जिसका असर ये दिख रहा है कि नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा है। राइट, तो ये चीज़ें हो गई। अब काला पानी का जो एरिया है वो 372 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। ऐसा ही लिपुलेख के साथ भी है, तभी लिपुलेख दर्रे से होकर भारत और जो चाइनीज तिब्बत है उसमें मानसरोवर की यात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच फेमस टेम्पल इज गोइंग टू बी 100% सोलराइज सून? कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जल्द ही 100% सोलराइज्ड होने जा रहा है? जगन्नाथ मंदिर, सन टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। तो जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है बी, सन टेम्पल। सन टेम्पल है कोणार्क में। देखिए, सन टेम्पल है कोणार्क में। और सन टेम्पल के बारे में अब चूंकि ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड कल्चर में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा डायनेस्टी, ईस्ट गंगा डायनेस्टी के राजा थे जिनका नाम था नरसिम्हदेव वन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर एक विशाल रथ के आकार के रूप में इस मंदिर को बनाया गया है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है, इसलिए सन टेम्पल इसको कहा जाता है। और इसमें दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियाँ हैं और 7 घोड़े हैं। 7 घोड़े बताते हैं कि एक वीक में कितना डे होता है, तो 7 डेज होता है। यहाँ पर जो यूरोपीय लोग आते थे, जो सेलर्स होते थे यूरोप के, वो यहाँ की जो मैग्नेटिक आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है उससे काफ़ी अट्रैक्ट होता था शिप। तो इसको कहा कि कुछ काला जादू टाइप है, ये ब्लैक पैगोडा कहा इसको। ठीक है, किसको? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्लैक पैगोडा, काला पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो आंसर क्या है? सन टेम्पल। ठीक है, तो मैग्नेटिक पावर जो शिप को ड्रॉ कर लेता था, इसलिए इसको कहा गया ब्लैक पैगोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, न्यू डेवलपमेंट बैंक गेव 1 बिलियन लोन टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कोरोना वायरस का चल रहा है अभी, तो कोविड-19 में भारत को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन का लोन दिया है। ये $1 बिलियन लोन देने वाला न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, मनीला, बीजिंग, संघाई। अब ये तो तय हो गया कि एशिया में ही कहीं है, तो जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है डी, संघाई में। अब ये बाकी के ऑप्शंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों ने, जो कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर बनाया। फोर्टलीजा है ब्राज़ील में, फोर्टलीजा डिक्लेरेशन हुआ था, फोर्टलीजा घोषणा हुई थी 2014 में, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि इस ब्रिक्स ग्रुप का भी अपना एक बैंक होगा जिसका हेडक्वार्टर होगा संघाई में, और जिसके पहले अध्यक्ष जो है वो भारत से होंगे, अभी भी हैं केवी कामत। अब ये तो हो गया संघाई। बाकी का जो मैंने ऑप्शन लिया था, मनीला लिया था ऑप्शन में, तो मनीला एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें जापान का सबसे ज़्यादा स्टेक है, उसका हेडक्वार्टर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में पांचों ही जो देश हैं उनका इक्वल शेयर है। तो ये मत सोचिएगा कि चाइना में है तो चाइना में का ज़्यादा शेयर है। जो बीजिंग में मैंने ऑप्शन लिया था, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का है, AIIB का। यहाँ पर चाइना का सबसे ज़्यादा है स्टेक, उसके बाद इंडिया का है। नंबर 2 यहाँ पर स्टेक में इंडिया है AIIB में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है कि रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, इन सब को डेवलप करने के लिए लोन देगी है। इसके बाद गुरुग्राम इसलिए लिया था ऑप्शन में कि एकमात्र ऐसा फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अब ज्योग्राफी से है। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी, महेंद्रगिरी, दोदा बेटा, धूपगढ़। तो आंसर है इसका अनाईमुदी। देखिए, अनाईमुदी जो है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है केरल में, उसमें स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और ये अन्नामलाई जो हिल्स हैं, अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, उस पर स्थित है। इसके बाद महेंद्रगिरी जो ऑप्शन में था, महेंद्रगिरी
ये उड़ीसा में स्थित है और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है 1501 मीटर की। इसके बाद दोदा बेटा ये नीलगिरी पहाड़ी का सबसे हाईएस्ट पीक है 2637 मीटर का, और धूपगढ़ जो है ये सतपुरा की पहाड़ियों का सबसे हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज नॉट इन अफ्रीका? कौन सा रेगिस्तान अफ्रीका में नहीं है? सहारा, कालाहारी, नामीब, पैटागोनियन। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों पैटागोनियन, डी। देखिए सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये गर्म रेगिस्तान है, अफ्रीका में है, उत्तरी हिस्सा में, उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा में है अफ्रीका के। कालाहारी जो है वो दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा में है। नामीब भी दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा में है, अफ्रीका में। कालाहारी जो है वो शुतुरमुर्ग और एक वहाँ पर जनजाति है बुशमैन ट्राइब, बुशमैन जनजाति है, उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद पैटागोनियन डेजर्ट जो है वो कहाँ है? तो वो अर्जेंटीना में है, एक ठंडा डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? विक्टोरिया, सुपीरियर, कैस्पियन सागर, मृत सागर। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुपीरियर। देखिए विक्टोरिया जो ऑप्शन में है, विक्टोरिया ये अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है जहां से नील नदी निकलती है, जहां से नील नदी निकलती है। और सुपीरियर झील जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ये यूएस और कनाडा की सीमा पर 5 झील आपको ध्यान रखने हैं, होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिचिगन, इरी और सुपीरियर। इसके बाद कैस्पियन सागर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा झील है और इसके चारों तरफ की जो कंट्रीज हैं उनको आपको याद रखना है रूतिका के फॉर्म में। रू फॉर रसिया, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, आई फॉर ईरान, के फॉर कजाकिस्तान और ए फॉर अजरबैजान। ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर के चारों तरफ हैं। इसके बाद डेड सी, मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सॉल्टी लेक है, सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील है और ये इजराइल इसके पश्चिम में है और जॉर्डन इसके पूरब में है। ठीक है, तो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट इन मध्य प्रदेश? इसमें मैंने 5 ऑप्शंस लिए हैं, जनरली बीपीएससी में 5 ऑप्शन वाला आता है। दुधवा, वाल्मीकि, कान्हा, पन्ना, नन ऑफ द एबव, मोर देन एबव। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई, क्योंकि दुधवा ये है उत्तर प्रदेश में और वाल्मीकि है बिहार में, बाकी कान्हा और पन्ना ये है मध्य प्रदेश में। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दुधवा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, दुधवा इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ यूपी। और वाल्मीकि जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का, वाल्मीकि इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में वो है मध्य प्रदेश में, 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से कुछ के नाम भी लिखे हुए हैं, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, सतपुरा, पन्ना, जीवाश्म जैसे फॉसिल, वन विहार, पेंच, कूनो सबसे बाद में ऐड किया गया है। साथ के साथ सबसे ज़्यादा टाइगर भी भारत में कहाँ है? तो एमपी में है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रों वाला राज्य भारत का ये भी एमपी है। क्योंकि ये कनेक्टेड था तो मैंने यहीं पे डिस्कस किया आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कि लोहित इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? लोहित किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। देखिए दिबांग, लोहित और बैराक जो है ये बाएं ओर की सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, और सुबनसिरी, मानस और तिस्ता ये दाएं ओर की हैं। ये बैराक को मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, बैराक को मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। इसके बाद यमुना, कर्मनाशा, सोन ये गंगा की दाईं ओर की सहायक नदियां हैं, जबकि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये यमुना, क्योंकि जो भी ऑप्शन है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और सिंधु की सहायक नदियों में पंचनद कहा जाता है, रावी, चेनाब, झेलम, व्यास, सतलज ये 5 नदी हैं, और जस्कर ये बाएं ओर से आकर मिलती हैं सिंधु में। और साथ के साथ गिलगित, श्योक, काबुल और हुंजा ये जो 4 नदियां हैं ये दाएं ओर से आकर मिलती हैं सिंधु में। तो इस तरह से मैंने आपके सामने 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उससे कनेक्टेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन था जो कि किसी और क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।